मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने 4 लेक्चर फिजियोलॉजी की स्टडी कर लिए हैं। और जैसा कि मैंने पहले वादा किया था कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड, करके सीखने से आदमी आगे बढ़ेगा फिजियोलॉजी। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी चीज आपको बताई जाए उसको क्लास के अंदर ही याद करवाने की। आप इस चीज को इजी वे से और समझने की कोशिश करें कि यदि आप अपना 100% इस क्लास में देने की कोशिश करेंगे तो क्लास में समझ में आ जाएगा। मैं ऋषिराज यादव सीएलसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका नेक्स्ट क्लास में स्वागत करता हूं। और नेक्स्ट क्लास हमारा लेक्चर कौन सा है? 5th लेक्चर। पहले मैं 4th लेक्चर के लास्ट में क्या पढ़ा था उसके बारे में बात कर लेता हूं थोड़ी सी। हम नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सप्रेशन में कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे, उसके रूट के बारे में स्टडी कर रहे थे कि किस तरीके से इंस्पिरेशन में एयर अंदर जाएगी, एक्सप्रेशन में बाहर आएगी। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन में जो एयर अंदर गई थी तब 2 मसल ने काम किया था, EICM और DM, और इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। और जब नॉर्मल एक्सेलेरेशन की बात की थी तो EICM और DM में हमने क्या कर दिया? रिलैक्सेशन। और उसका डायग्राम ये रहा। EICM में रिलैक्सेशन हुआ, शिथिलन हुआ, DM में रिलैक्सेशन हुआ, तो ये फ्लैट से डोम शेप में कन्वर्ट हो गया, ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। और ये इनवर्ड, तो यहां का वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। अब इस वॉल्यूम को और ज्यादा कम कर दूं मैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ज्यादा प्रेशर, जैसे एक छोटे टायर के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है, टायर फटता है तो प्रेशर से एयर बाहर आती है। उसी तरीके से यहां पर वॉल्यूम को और कम कर दिया जाए तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रेशर से एयर बाहर आ जाएगी। तो ध्यान से समझे इन तीनों मैकेनिज्म में किस तरीके से आपस में कोरिलेशन है। तो हम बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट फोर्सफुली एक्सप्रेशन। बलपूर्वक बाह्य शोषण। देखिए बलपूर्वक बाह्य शोषण में क्या होगा, यहां पर कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होंगी? IICM, इंटरनल इंटर कोस्टल मसल प्लस AM एब्डोमिनल मसल। इसे हम उदरीय पेशियों के नाम से जानते हैं और इसे हम आंतरिक अंतरपरसुक पेशी के नाम से जानते हैं। ये उदर से रिलेटेड है और ये रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। अब यहां पर इनकी क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि नॉर्मल एक्सप्रेशन या सामान्य बाह्य शोषण में आपने देखा होगा DM और EICM रिलैक्स कर चुकी, और कोई चीज रिलैक्स कर चुकी और ज्यादा क्या रिलैक्स करेगी? तो अब हमें क्या करना है? दूसरी मसल को इन्वॉल्व करना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करे। जो कॉन्ट्रैक्ट अब करेगी
उससे वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम जैसे कम होगा प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा प्रेशर से एयर बाहर आ जाएगी। समझे इसको ध्यान से क्या? हमारे पास ये केस है, ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं कि ये कौन सी स्टेज है? फ्लैट डायफ्राम। जब ये फ्लैट होता है तो कौन सी एक्टिविटी हुई थी? नॉर्मल इंस्पिरेशन या सामान्य अंतःश्वसन। जब ये इस कंडीशन में आया था अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, तब हमने इसे क्या नाम दिया था? डोम शेप, गुंबदाकार। तब नॉर्मल एक्सप्रेशन या सामान्य बाह्य श्वसन। और अब यदि हम इसे और डोम शेप में या और ज्यादा इसको अंदर की तरफ मूव करवा दें, तो मैं कह सकता हूं मोर डोम शेप या अत्यधिक गुंबदाकार। कौन कराएगा ये? एब्डोमिनल मसल में संकुचन होगा। क्या होगा यहां पर? एब्डोमिनल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा। एक साइड से हमने क्या कर दिया, इसको यहां तक ले आए, तो ये वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब हमारे पास यहां क्या है? रिब्स। और यहां पर कौन काम करे अब? IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में इनमें भी क्या करवा दें हम? कॉन्ट्रैक्शन करवा दें, तो ये और ज्यादा अंदर की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब ये डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में चेंज कर रहा है और ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में चेंज किया, तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम thoracic cavity and pulmonary cavity, जो इन दोनों का आयतन है, वक्षीय गुहा का आयतन और फुफ्फुसीय गुहा का आयतन मोर डिक्रीज्ड। तो मैं कह सकता हूं पल्मोनरी कैविटी या फुफ्फुसीय गुहा का दाब जो है, जो प्रेशर है, वो मोर इंक्रीज्ड। IICM ने डोर्सल वेंट्रल एक्सिस को चेंज किया, इसने एब्डोमिनल मसल ने ये चेंज किया। वॉल्यूम क्या हो गया? कम। आयतन क्या हो गया? कम। प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं अब यहां पर जो एयर है, ये एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एयर यहां से फोर्सफुली आउट होगी। अब एटमॉस्फेयर में बलपूर्वक बाहर जाएगी। बेटा समझ में आ गया होगा कि फोर्सफुली एक्सप्रेशन में
कौन सी दो एडिशनल मसल ने काम किया, आईआईसीएम और एएम? क्योंकि जब डीएम और ईआईसीएम कंप्लीटली रिलैक्स कर गई, रिलैक्स करते वॉल्यूम कम हुआ था, उस वॉल्यूम को और कम करना है तो आईआईसीएम और एएम में हमने कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया, वॉल्यूम को और कम कर दिया, प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। और जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर से एयर आउट हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। अब हम कोशिश करेंगे तीनों को कंपैरेटिवली टेबुलर फॉर्म में स्टडी करें और फिर उसकी डायग्रामेटिक स्टडी करें। तो एक टेबल बना रहा हूं, वो भी साथ साथ आप बनाएं। सामान्य अंतःश्वसन, नॉर्मल एक्सप्रेशन, सामान्य बाह्य श्वसन, फोर्सफुली एक्सप्रेशन, बलपूर्वक बाह्य श्वसन। ये एक्टिविटी चल, इन तीनों के अंदर हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो सामान्य अंतःश्वसन हो चाहे सामान्य बाह्य श्वसन हो, यदि इस टेबुलर फॉर्म में मैं ये बताऊं कि कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व है, कौन कौन सी पेशियां सम्मिलित है, तो बोलो बेटा, यहां पर डायफ्राम मसल प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यहां पर बेटा डायफ्राम मसल प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और यहां पर एब्डोमिनल मसल प्लस इंटरनल इंटरकोस्टल। यहां तक सेटिस्फाइड है आप? आगे कौन सी मैकेनिज्म होगी, यहां पर कौन सी प्रोसेस होगी? कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, रिलैक्सेशन, या तो क्या होगा संकुचन, या क्या होगा शिथिलन। तो यहां पर क्या हुआ था, याद करो, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, इन दोनों में संकुचन हुआ, तो क्रम से एंटीरियर पोस्टीरियर और डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में चेंज है। यहां पर रिलैक्सेशन मींस इसमें क्या हो रहा है, शिथिलन। और याद करें एब्डोमिनल मसल, उदरीय पेशियां और आईआईसीएम, इनमें क्या हुआ था, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। नेक्स्ट टेबल फॉर्म में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम, वक्षीय गुहा का आयतन, यहां पर हम आयतन देख रहे हैं, यहां पर आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, यहां पर क्या हो गया, कम हो गया, यहां पर क्या हो गया, बहुत ज्यादा कम हो। इसी रेस्पेक्ट में हम
तो सिमिलरली जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, और ये बहुत ज्यादा कम होगा तो ये भी बहुत ज्यादा कम होगा। और अब यदि प्रेशर की तो हम यहां पर नॉर्मल, यहां पर नॉर्मल आउट और यहां पर फोर्सफुली जब जब हम इनकी बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, जब जब हम आउट की बात कर रहे हैं तो इनकी बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर से एयर जो है लंग्स के एल्यूलाई की तरफ मूव करेगी, और जब आउट की बात करेंगे तो यहां पर लंग्स से एयर एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करेगी। तो इस कंपैरेटिव स्टडी में आपको देखने को मिल रहा है नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सेलेशन, फोर्सफुली एक्सेलेशन मीन्स सामान्य अंतःश्वसन, सामान्य बाह्य श्वसन और बलपूर्वक बाह्य श्वसन। अब आपके दिमाग में यह आएगा, सर आपने ये 3 एक्टिविटी बता दी, बलपूर्वक अंतःश्वसन नहीं बताया। अरे अंतःश्वसन में क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने का तरीका, अब कितना ज्यादा बलपूर्वक आप कॉन्ट्रैक्शन करेंगे उतना ही ज्यादा बलपूर्वक अंतःश्वसन पॉसिबल होगा। इट मीन्स क्लियर है सभी को? यहां तक सेटिस्फाइड है मेरी बात से? तो आज मैंने क्या बताया आपको अभी तक कि नॉर्मल इंस्पिरेशन का नॉर्मल एक्सपिरेशन से क्या रिलेशन है, कौन सी मसल इन्वॉल्व है। फोर्सफुली एक्सपिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन में क्या रिलेशन है, कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन पॉसिबल होगा, कैसे कैसे थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम मीन्स वक्षीय गुहा का आयतन चेंज होगा, कैसे कैसे पल्मोनरी वॉल्यूम फुफ्फुसीय गुहा का आयतन चेंज होगा, कैसे कैसे प्रेशर चेंज होगा, और कौन सी एक्टिविटी वहां पर देखने को मिलेगी। क्लियर है मेरी बात? यहां पर हम जो एक्टिविटी देख रहे हैं उसमें नॉर्मल इनहेल जब हम करेंगे, नॉर्मल एक्सेल जब हम करेंगे, फोर्सफुली इनहेल जब करेंगे, फोर्सफुली एक्सेल करेंगे, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट हमारे अंदर और बाहर आएगा। उस अमाउंट को हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं, जो अलग अलग प्रकार के हैं। 2 या 2 से अधिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को ऐड करने से, वॉल्यूम को ऐड करने से एक स्पेसिफिक कैपेसिटी बनेगी जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो नॉर्मल इनहेल और नॉर्मल एक्सेल, फोर्सफुली इनहेल फोर्सफुली एक्सेल करने में एक अमाउंट जो एयर अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, उसे हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में स्टडी करते हैं। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नॉर्मल इनहेल और नॉर्मल एक्सेल में कितना टाइम लग रहा है, जिससे हम ब्रीदिंग रेट निकाल सकते हैं। क्योंकि सिंपल ब्रीदिंग का मतलब क्या है? इनहेलेशन और एक्सेलेशन, एयर को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। तो पहले हम ब्रीदिंग रेट निकालने की कोशिश करें।
सामान्य अंत्य श्वसन 2 सेकंड का टाइम लगता है. दिस इज ए एक्टिव प्रोसेस. एक्टिव मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. नॉर्मल एक्सेलेरेशन प्रोसेस, सामान्य बाह्य श्वसन जिसमें 3 सेकंड का टाइम लगता है, और ये एक पैसिव मीन्स ये सक्रिय है. इसका मतलब यहां पर एटीपी लगेगा. ये निष्क्रिय है तो यहां पर एटीपी कंज्यूम नहीं होगा. तो टोटलिटी में कितना टाइम लगा. और ब्रीदिंग में क्या इन्वॉल्व है. इनहेलेशन प्लस एक्सेलेशन. तो मैं कह सकता हूं 2 + 3 5 सेकेंड. तो हम ब्रीदिंग रेट निकालेंगे. 1 मिनट में 60 सेकेंड. 5 सेकेंड से डिवाइड किया तो नियर अबाउट 12, और हम एवरेज लें तो 12 to 16 ब्रीदिंग पर मिनट. ये हमारे पास ब्रीदिंग डेटा. और मैंने पहले भी बताया था ब्रीदिंग एक्वेटिक एनिमल्स में ब्रीदिंग रेट टेरेस्ट्रियल एनिमल के कंपैरिजन में बहुत फास्टर होती है. तो आपको यह भी पता लग गया कि ब्रीदिंग रेट क्या है. अब हम 3 चीजें पढ़ रहे थे अभी, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सेलेशन और फोर्सफुली एक्सेलेशन. उसका कंपैरेटिव स्टडी में डायग्रामेटिक स्टडी देखते हैं कि किस तरीके से डायग्राम दे दिए जाएं बनाकर, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. देखिए बच्चों, ये कंपैरेटिव स्टडी जो है वो डायग्राम को देखकर और इजी वे से समझ में आएगी. और तीनों का डायग्राम मैंने वॉल्यूम को डिक्रीज करते हुए भी बनाया है, जिससे आपको पता लगेगा जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर राइज होगा. तो एक एक डायग्राम को हम सिंपली वे में समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, सबसे पहले हम नॉर्मल एक्सप्रेशन की बात करें तो हमें कौन कौन सी चीज कैसी कैसी दिखाई देंगी उसको समझें. ये डायफ्राम डोम शेप में दिखाई देगा. गुंबदाकार. और ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है. इस टाइम पर क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स है और डीएम रिलैक्स. और दूसरी बात देखें, जब ये रिलैक्स है तो इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है. हमें इस वॉल्यूम को इंक्रीज करना है. इस वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हमें इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा. और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज. जैसा कि आपको डायग्राम में भी देखने को मिल रहा होगा कि यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, यहां पर वॉल्यूम नॉर्मल है और यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है. और ऐसे में जब यहां से इस तरफ जा रहे हैं हम, तो देखें क्या क्या चेंजेस आए हैं. ये पोजीशन ये थी, तो यहां से इस तरीके से ये डायफ्राम
डोम शेप से क्या हो गया, फ्लैट। फ्लैट, चपटा हो गया यहां पर। और यहां पर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये रिबकेज आउटवर्ड मूव करेगी। ये आउटवर्ड, ये डाउनवर्ड, तो मैं कह सकता हूं ये डाउनवर्ड मूवमेंट किया तो इससे नीचे की तरफ, मीन्स ये डोम शेप से फ्लैट हुआ तो यहां पर वॉल्यूम राइज हो गया। तो मैं कह सकता हूं रेस्पेक्टिवली प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहां का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, एयर क्या हुई, नॉर्मल तरीके से इन। आपको चेंजेस पता होना चाहिए। इस डायफ्राम मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने से इस एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में चेंज आया है, क्योंकि ये डोम शेप से फ्लैट हो गया है। ये आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा है ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन आने से, तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया है। बढ़ गया है तो यहां का प्रेशर कम हो गया, बाहर का ज्यादा प्रेशर था, इजी वे से एयर अंदर आ गया। इस केस में देखिए, जैसे ही डीएम में रिलैक्सेशन हुआ तो हमारी पोजीशन क्या थी, ये, और इस पोजीशन से मैं कह सकता हूं इस फ्लैट से वापस ओरिजिनल पोजीशन डोम शेप में आ गई। ईआईसीएम में रिलैक्सेशन होगा, ये भी अपने इनवर्ड मूवमेंट करेगा। तो यहां पर वॉल्यूम कम हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ है तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर यहां पर ज्यादा हो गया तो नॉर्मल तरीके से एयर आउट हो जाएगी और एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। क्लियर है यहां तक? दूसरी तरफ चलते हैं, ये वॉल्यूम बढ़ाने का तरीका था। अब ये तरीका जो है ये वॉल्यूम को घटाने का तरीका है। घटेगा कैसे वॉल्यूम? यहां पर जो मसल काम कर रही थी वो कंप्लीट रिलैक्स हो चुकी है, तो अब हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा दूसरी मसल को, क्योंकि ये मसल तो रिलैक्स हो चुकी है। अब दूसरी मसल कौन काम करेंगे, ये पहली कंडीशन देखिए यहां पर फ्लैट, उसी कलर में मैं बना देता हूं, पहले इस कंडीशन में था, इस कंडीशन के बाद में इस कंडीशन में है। क्लियर? और अब इस कंडीशन से ये और इनवर्ड मूवमेंट किया, मींस अपवर्ड साइड में, तो यहां पर वॉल्यूम जो है वो मोर डिक्रीज्ड। आईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जैसे आईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये मोर इनवर्ड मूवमेंट करेगी। इसका मतलब ये डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम को और कम कर दिया, एंटीरियर पोस्टीरियर में तो इसने कर दिया, डोर्सल वेंट्रल में इसने कर दिया, वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। तो मैं कह सकता हूं प्रेशर उसी रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो गया। और आपको पता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो यहां पर एयर इस तरीके से फोर्सफुली आउट हो जाएगी, एज सिंपल एज। मैंने कोशिश की है
इन तीनों डायग्राम में आपको नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सेलेशन एंड फोर्सफुली एक्सेलेशन को एक्सप्लेन करना। पहले वाले डायग्राम में यदि देखें तो आपको दो मसल इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, डीएम और ईआईसीएम। और डीएम और ईआईसीएम में क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन। उसकी वजह से क्या हुआ? थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम बढ़ गया है, तो पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया। जैसे प्रेशर कम होगा, अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा, एयर इन। सेकंड वाले डायग्राम में, इस सेकंड वाले डायग्राम में ईआईसीएम और डीएम में रिलैक्सेशन हुआ है। रिलैक्सेशन होने से वॉल्यूम क्या हो गया? कम। तो रेस्पेक्टिवली पल्मोनरी प्रेशर राइज हो गया। प्रेशर राइज हो गया तो अंदर से एयर। और थर्ड डायग्राम में यदि देखें तो थर्ड डायग्राम में जब ईआईसीएम और डीएम रिलैक्स कर चुकी है तो यहां पर एब्डोमिनल मसल एंड आईआईसीएम, इन दोनों में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम और ज्यादा कम हो गया। वॉल्यूम और ज्यादा कम हो गया तो मैं कह सकता हूं थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम कम हुआ है, विक्सीय गुहा का आयतन कम हुआ है, तो रेस्पेक्टिवली पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हुआ है। और पल्मोनरी वॉल्यूम कम हुआ है तो अंदर का पल्मोनरी प्रेशर बहुत ज्यादा राइज हो गया, तो एयर फोर्सफुली क्या हो जाएगी? आउट। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपने ये कंपैरेटिव स्टडी देखा, तो यहां पर देखो लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दे रहा है, यहां पर नॉर्मल दिखाई दे रहा है, यहां पर कम दिखाई दे रहा है। और ये सारी चीजें आप कंपैरेटिव स्टडी इजी वे से कर पाएंगे, तभी समझ पाएंगे। जैसे बाबा रामदेव योग सिखाते हैं तो वहां पर ये सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है ना, नॉर्मल इन, नॉर्मल आउट, फोर्सफुली इन, फोर्सफुली आउट। तो देर आर सो मेनी वॉल्यूम्स, हम इन भी कर रहे हैं, आउट भी कर रहे हैं। तो इस एक नॉर्मल वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, और कितना वॉल्यूम हमारे शरीर में नॉर्मल में जा रहा है या फोर्सफुली में जा रहा है, कितना बाहर आ रहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि हमारे जिस तरीके से एक गिलास है, उस गिलास के अंदर हम पानी भर दें और फुल भर दें, तो हम बोलेंगे कि गिलास की कैपेसिटी फुल हो चुकी है। उसी तरीके से इस लंग्स को यदि मैं फुल भरने की कोशिश करूं तो मैं क्या बोलूंगा? लंग्स की कैपेसिटी है। लंग्स फुल भर जाए, टोटल लंग कैपेसिटी। तो मैं कह सकता हूं जितना भी वॉल्यूम इसके अंदर अकोमोडेट हो सकता है, जितना भी इसके अंदर अंतर स्थापित हो सकता है, वो वॉल्यूम टोटल लंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। तो डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और डिफरेंट कैपेसिटी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यदि आउटलाइन डायग्राम अगर मैं बताऊं तो हम उस वॉल्यूम और कैपेसिटी को एबीसीडी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। मेरे पास एक, ये मान लो गिलास है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और इसको कंपैरिजन में कर रहा हूं हमारे लंग्स से। तो मैं कह सकता हूं यहां ए, यहां बी, यहां सी और यहां, इसी क्या बोलूंगा मैं? टोटल ग्लास कैपेसिटी, या इसकी जो गिलास है उस गिलास की पूर्ण क्षमता। तो इस रेस्पेक्ट में मैं क्या बोलूंगा? टोटल लंग कैपेसिटी पूर्ण
फुफ्फुसी है, समझा? तो इस तरीके से ये A एक वॉल्यूम है, B एक वॉल्यूम है, C एक वॉल्यूम है, D एक वॉल्यूम है। तो मैं कह सकता हूं A प्लस B एक कैपेसिटी बन जाएगी, B प्लस C एक कैपेसिटी बन जाएगी, C प्लस D एक कैपेसिटी बन जाएगी, B प्लस C प्लस D एक कैपेसिटी बन जाएगी, A प्लस B प्लस C प्लस, ये एक सिंगल सिंगल तो क्या है, वॉल्यूम है। और जैसे मैंने 2 को ऐड किया, 2 को ऐड किया, 2 को ऐड किया, 3 को ऐड किया, तो ये क्या बनाएगा, डिफरेंट कैपेसिटी बनाएगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।